नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बूस्टर डोज वाला बजट, आज निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बूस्टर डोज वाला बजट पेश करेंगी या नहीं। एक तरफ कोरोना की मार और एक लंबे वक्त तक अर्थव्यवस्था में आई चुनौतियां, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चुनाव भी 5 राज्यों में है। क्या इसका भी असर बजट पर देखेगा? इस सब पर रहेगी हमारी नजर। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की मार है, चुनावी साल है, कैसा होगा आम बजट, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें बेकाबू महंगाई पर काबू पाना, बेरोजगारी घटाकर रोजगार बढ़ाना, टैक्स पेयर को टैक्स में राहत देना, नाराज किसानों की दुगनी आय करने के वादे को पूरा करना, राजकोषीय घाटा कम करके निवेश बढ़ाना और कोरोना महामारी के साथ जीडीपी को बनाए रखना। ये सबसे बड़े चैलेंज हैं। साल चुनावी है, इसलिए सरकार से लोगों की उम्मीद भी हाई है। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है। सरकार अच्छे दिन की उम्मीद कर रही है। कोरोना महामारी के झटके से उबरकर अर्थव्यवस्था एक झटके में 8% की ग्रोथ रेट हासिल कर लेगी। लेकिन आम आदमी की उम्मीद पर कितना खरा उतरेगा बजट, इसका सबको इंतजार है। इकोनॉमिक सर्वे अच्छी बातें बता रहा है। सबसे पहली बात तो यह है, अगले साल जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% रहने की उम्मीद है, जो कि काफी अच्छी है, बिकॉज उससे हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा है जो उत्साहित करता है और देश की इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में यह हो रहा है क्लियर कि फिस्कल स्पेस है सरकार के पास, यानी कि सरकार के पास कुछ मौका है लोगों की यानी पब्लिक की मदद करने का। लेकिन देश की वित्त मंत्री के सामने महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक और किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों की आय बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। मध्यम वर्ग की बचत घायल हो चुकी है, इसलिए टैक्स में छूट वाली उम्मीद और बढ़ गई है। नौकरी पेशा मध्यम वर्ग लगभग 40% है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। सवाल यह है कि क्या इस बार ये लिमिट 3 लाख होगी? इसके अलावा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट का दायरा भी बढ़ाया जाए, जिसे 2014 से नहीं बदला गया है। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, जीएसटी का आराम से भरा जाए। अभी क्या है, कोविड के चलते बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है, तेल के दाम देखिए आप, बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। हर आदमी नहीं मतलब उसको अफोर्ड कर सकता है ना, तो उसमें कम होना चाहिए। महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? देश के 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए इस बार बजट में महंगाई और बेरोजगारी को काबू करने वाली बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। पिछले 2 वर्षों में महंगाई भी लगातार उछाल मार रही है। खाने पीने की चीजों पर बढ़ी हुई कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.59% और थोक महंगाई दर 13.56% पर पहुंच गई है, जो बहुत ज्यादा है। हालांकि दिसंबर में इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन इस दौरान महंगाई बढ़ने से लोगों के घर का बजट बुरी तरह बिगड़ा है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल और दाल, राशन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने हर हिंदुस्तानी को दिन में तारे दिखा दिए हैं।
ये मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष के लिए गोल्डन चांस बन सकता है। इसलिए सरकार से उम्मीद है कि बजट के जरिए महंगाई पर कुछ राहत वाली घोषणाएं की जा सके। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार विपक्ष के निशाने पर पिछले कई वर्षों से है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी की दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो तेजी से बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर अभी 7.9% है। इसमें शहरी बेरोजगारी दर 8.4% है और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2% पर है। देश के कई राज्यों में बेरोजगारी को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं। चुनावी मैदान में बेरोजगारी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। ऐसे में सरकार के सामने बेरोजगारी दर को कम करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए वित्त मंत्री को बजट में ऐसी घोषणाएं करनी होंगी ताकि देश में रोजगार बढ़ाया जा सके। आपको अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी को बूस्ट देना होगा और उसके लिए हाउसिंग एक बहुत आसान, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, एक आसान ऑप्शन होगा और निश्चित तौर पर हाउसिंग को बूस्ट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाउसिंग का एडवांटेज ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, हाउसिंग बढ़ेगा, तो स्टील से लेकर के सीमेंट से लेकर वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटी ये बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। चुनावी मौसम में आ रहे बजट पर किसानों का मुद्दा छाया रहने वाला है। पिछले कुछ समय से किसानों के भारी विरोध का सामना करने के बाद अब वित्त मंत्री को बजट 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने पर जोर देना होगा। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वादा मोदी सरकार ने किया था। 2016 में किए गए वादे को 6 साल हो गए, लेकिन किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख पाया है। जाहिर है इस बार बजट में किसानों की आय बढ़ाने के ऐलान होंगे। किसान की जो आय बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएं, जिससे कि जो फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है या मत्स्य पालन है, पोल्ट्री फार्म है, या जो फल उगाने वाले जो किसान हैं या जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स उगाने वाले किसान हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये घोषणाएं जहां किसानों की नाराजगी दूर कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार होंगी। इसलिए थोड़े से इंतजार के साथ अपनी उम्मीद को बनाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो एक तरफ बूस्टर डोज वाला बजट का इंतजार है किसानों से लेकर इंडस्ट्री को, तो दूसरी तरफ आम आदमी क्या उम्मीदें रख सकता है? टैक्स को लेकर क्या कोई कटौती कर सकती है? अभी तक जो एग्जेम्पशन लिमिट का स्लैब है, टैक्स स्लैब का, वो 2.5 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपका एग्जेम्पशन होगा टैक्सेस से। क्या ये लिमिट बढ़ाकर सरकार 3 लाख तक कर सकती है? बहुत सारी उम्मीदें हैं टैक्स के फ्रंट पर। क्या हो सकता है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई का हाल ये कि देश में 9 महीने से थोक महंगाई दर 10% के ऊपर। आम आदमी की घटी हुई कमाई का हाल ये कि सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय भी 5 साल में 52% घट गई। बेरोजगारी का दर्द ये 4 महीने में देश में बेरोजगारों की तादाद 3 करोड़ 18 लाख पता चली। तब क्या जो लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न टैक्स घटाए वाली तर्ज पर सरकार बजट में राहत देगी? एक सैलरी क्लास इज द ओनली क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। महंगाई इतनी है कि वो आज ज्यादा टैक्स मार देता है। हम भी अपना टैक्स भरते हैं, जितने भी लोग हमारे जितने भी बाकी भाई लोग हैं वो सब टैक्स भरते हैं, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। काफी दिन हो गए, टीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। अगर इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा लोगों को। 5 साल में सरकार बदल जाती, यहाँ तो 8 साल से सरकार ने टैक्स में कोई बड़ी राहत देश की जनता को नहीं दी। बस इतना सा ख्वाब ये आम आदमी इंतजार कर रहा है कि वो दिन आ जाए, वित्त मंत्री कह दे कि जाओ जनता टैक्स घटा दिया, जी लो अपनी जिंदगी। काहे कि 2014 में आखिरी बार टैक्स में छूट वाली बड़ी घोषणा हुई, उसके बाद से बियाबान सूखा पड़ा।
हाँ, 2018 में अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते स्टैंडर्ड डिडक्शन में सरकार ने राहत दी तो थी, तो जनता को मेडिकल बिल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस से मिलने वाले 30,000 रुपए के फायदे को खत्म भी तो कर दिया था। कान टैक्स की कैंची से घुमा कर पकड़ लिया था। बस इसी कारण दो बार सत्ता में बैठाने वाला आम आदमी दुआ करते हुए ये दोहा पढ़ता है, टैक्स इतना लीजिए जामे जनता का घर चल जाए, मैं भी जिंदगी जी सकूं, सरकार भी विकास का काम कर पाए। काफी दिन हो गए, एटीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है, उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिवर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है, उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। आजकल महंगाई इतनी है कि वो आज ज्यादा टैक्स मार देता है लोगों को। अब मेरे जो फैमिली एम्प्लॉयज है, दोनों फादर एंड मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जितनी हिसाब से सैलरी है उस हिसाब से टैक्सेस भी जा रहे हैं, और टैक्सेस काफी जा रहे हैं। अभी प्रॉपर्टीज के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, बाकी चीजों के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो टैक्सेस काफी बंदे के जो ओवरऑल सर्कल होता है, ओवरऑल इन हैंड सैलरी होता है, उसमें काफी इफेक्ट डालता है। जम्मू के अनमोल की बात सुनने के बाद आपको लगेगा क्या वाकई टैक्स इतना है कि हाथ में वेतन कम लगता है। अब आप ये जान लीजिए कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी सर्विस कराई तो टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैम्प ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज, फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़ बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चले तो टिकट पर टैक्स कटाता है आम आदमी। फ्लाइट के टिकट में कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज होता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरती है जनता। घर का राशन खरीदा तो एक एक सामान पर जीएसटी जुड़ी रहती है, यानी आप टैक्स भरते हैं। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट भी बिना टैक्स के नहीं मिलता। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स। निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी जनता टैक्स भरती है। निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन टैक्स भरती है। बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी है, आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर बात पर टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। इतने तरह के टैक्स भरने के बाद आम आदमी की सीटी बच जाती है। शालिनी अरोड़ा जैसी गृहिणियों को समझ नहीं आता, पेट काट कर घर चलाएं, ये मान लें कि टैक्स भरकर देश चला रहे हैं। दाल है वो कोई भी 150 से कम की नहीं है। जो बजट हमारा 23-24 हजार तक होता था, आज वो 35,000 तक पहुंच गया है। इस बार बजट में टैक्स में राहत की निर्मल घोषणा वित्त मंत्री करें, इसकी चाहत की बड़ी वजह में से एक है महंगाई। बजट से पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में महंगाई को लेकर चिंता जताई है। दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। साल भर में रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हुआ। बीते साल पेट्रोल डीजल का दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा। खाद्य तेलों के दामों में 50% तक का छौंक लगा। महंगाई बढ़ती है तो आय और खर्च में आम आदमी के घर के भीतर असमानता आ जाती है। टैक्स लगातार भरता आ रहा आम आदमी तब उम्मीद करता है टैक्स में राहत सरकार दे। उसे टैक्स में राहत इसलिए भी चाहिए क्योंकि कच्चे तेल का दाम 7 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। जनता समझदार है, वो भविष्य देखना जान गई है। उसे अंदेशा है 5 राज्यों में चुनाव के कारण ही अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, वो भी बढ़ गए और टैक्स में राहत नहीं मिली, तब कैसे घर चलेगा। हमें पता है जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे वैसे जैसे ये अभी रोड्स बनवा रहे हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद ये वापस से हाई होने वाले हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो है कि मिडिल क्लास इंसान इतना ही चाहता है कि नॉर्मल हमारे जितने भी रहते एक्सपेंसेस वो नॉर्मल ही जाए, क्योंकि हम भी अपना टैक्स भरते हैं। जितने भी लोग हमारे जितने भी बाकी भाई लोग हैं वो सब टैक्स भरते हैं, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं वो अपना टैक्स चुराते हैं, बट उससे भी कोई फायदा नहीं होता। गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता तो वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, अल्कोहल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो उससे काफी मिडिल क्लास लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। अमीर आदमी को रिबेट मिल जाती है, गरीब आदमी को सब्सिडी। मिडिल क्लास आदमी देश का टीवी देखता रहता है कि बजट में इस बार टैक्स वाली छूट आएगी, फिर निराशा हाथ लगती रही। यही कारण है एक बड़े ऑनलाइन सर्वे में 74% जनता की बहुमत से राय है कि आयकर में छूट बजट में दी जाए, टैक्स के स्लैब को रिवाइज किया जाए। 11% जनता चाहती है
पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार टैक्स और घटाए। 11% जनता ये भी चाहती है कि जीएसटी काउंसिल से बात करके जरूरी आइटम पर टैक्स की दरों में कमी लाई जाए। एज ए वर्किंग क्लास हम तो ये चाहेंगे कि हमें थोड़ा टैक्स में टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसमें थोड़ी राहत मिले। अभी जो करंट स्लैब्स में हम एक सैलरीड क्लास इज़ द ओनली क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। सो हम भी चाहेंगे कि हमें कुछ टैक्स में राहत मिले जिससे हमारा भी टैक्स बचे। वी एंड अप पेइंग 30% टैक्स। सो कुछ ना कुछ हम एटीसी में जो 1.5 लाख की जो रिबेट है हम चाहेंगे कि यार उसको बढ़ा के 2 से 2.5 लाख रुपया कर दिया जाए। थोड़ा टैक्स लिवरेज और हो। ये हमारी वी एज ए सैलरी क्लास वी आर एक्सपेक्टिंग दिस दैट ये होना चाहिए। अगर हमारे एंगल से सोचे तो अगर मिडिल क्लास का जो खर्चा इन 2 सालों में बढ़ गया है और आमदनी आधी हो गई है, अगर वो बैलेंस कहीं पे अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल अ मिडिल क्लास पर्सन विल आस्क फॉर। क्योंकि सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई और टैक्सेस बढ़ गए हैं और हमारा घरेलू खर्चे लिटरली डबल हो गए, चाहे वो सब्जी के दाम है, चाहे वो ग्रोसरी है, किराना है, सब। तो अगर हमें सरकार इसमें कुछ रिलीफ दे सकती है, दैट इज ऑल आई वुड आस्क फॉर। यानी हुआ ये कि महंगाई बढ़ी है। कोरोना काल में या तो सैलरी घटी है आम आदमी की या फिर सैलरी बढ़ी नहीं। खर्च बढ़ गया तो पैसा है कहाँ आम आदमी के पास। ऐसे में टैक्स घटौती ही क्या इकलौता मुख्य विकल्प है जिससे जनता को राहत देना जरूरी है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस जानकारी के साथ कि निर्मला सीतारमण का ये 4था बजट है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाए। सबसे लंबा बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण ने बनाया जब उन्होंने 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक के बजट भाषण दिया था। बहुत सारी प्रथाएं तोड़ी गई, पेपरलेस किया गया पिछली बार। उन्होंने एक टैबलेट से पूरे बजट को पढ़ा, स्मार्टफोन पर ऐप लोग डाउनलोड करें, यूनियन बजट देखें, इसकी डिजिटल पुश की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ वो ब्रीफकेस खत्म हुआ और लाल बही खाता सामने आया। लेकिन इस बार चुनौतियां बड़ी हैं हिमांशु, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे जान फूंकती है, बूस्टर डोज लाती है या नहीं, इस पर सबकी नजर होगी। हिमांशु। देखिए बिल्कुल अंजना, सबकी नजर यही होगी कि जितने रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण ने तोड़े हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पिछले साल उन्होंने जो है एक ऐप मेक इन इंडिया ऐप के जरिए जो है पूरे बजट को पढ़ा था और सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है। सफदरजंग रोड से अभी तक 3 जो वित्त मंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं 1991 से 1996 तक, पी चिदम्बरम रहे हैं और निर्मला सीतारमण, और कई तरीके के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्मला सीतारमण के सामने इस वक्त चुनौती है अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की। उसमें ऐसी बूस्टर डोज लगाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी विकास के कार्य चलते रहे, ग्रामीण आदमी को भी जो है रोजगार मिले और शहरी लोगों को न सिर्फ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर को ऐसा मजबूत किया जाए कि भविष्य में अगर इसी तरीके का कोई ऐसा संक्रमण या ऐसी त्रासदी महामारी आती है तो उसके लिए हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से जो है वो तैयार रहे, उसके लिए और इन्वेस्ट किया जाए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये बजट सोशो इकोनॉमी रहने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और ये जरूर है कि आम आदमी जरूर चाहता है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए सही, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें टैक्स के अंदर राहत मिले और जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो आम आदमियों को मिले, उसमें कुछ और बढ़ोतरी की जाए। और इसीलिए आम आदमी जो है इस वक्त टकटकी लगाकर देखना चाहता है कि निर्मला सीतारमण इस बार अपने 4थे बजट में उन्हें क्या नया देने जा रही हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें पूरे रिकॉर्ड हिमांशु तो बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, क्योंकि इस सरकार में, मोदी सरकार में बहुत सारे फेरबदल मंत्रालयों में होते रहते हैं। अब सबकी नजर रहती है कि क्या कोई चेहरा ऐसा है जो मंत्री के रूप में उस डिपार्टमेंट में उसकी पहचान बनी। 4था बजट ये निर्मला सीतारमण का लगातार है। अभी तक का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 10 बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए थे, दूसरे नंबर पर पी चिदम्बरम है जिन्होंने 9 बजट पेश किए थे, और उसके बाद से 8 बजट पेश किए थे प्रणब मुखर्जी ने। अब निर्मला सीतारमण ये बजट लेकर आ रही है, 4था ये उनका बजट है। सबकी नजर रहेगी कि क्या एक तरह से जो जिस एक्सपर्टीज की लोग उम्मीद करते हैं बतौर वित्त मंत्री वो निर्मला सीतारमण कर पाएंगी। कोई मास्टर स्ट्रोक ऐसा सरकार की तरफ से होगा, क्योंकि
चाहे वो टैक्स के फ्रंट पर हो। लोगों ने महामारी में बहुत कुछ झेला है हिमांशु, लोगों की उम्मीदें होंगी बहुत सारी कि चाहे वो टैक्स में कुछ टैक्स स्लैब जो होता है उसमें कुछ बढ़त हो, एग्जेम्पशन लिमिट वाले में 3 लाख तक शायद जाए, इसी के साथ और क्या कुछ किसानों के लिए सरकार करती है, इन सब पर लोगों की नजर रहेगी। देखिए बिल्कुल अंजना, ये जरूर है कि आम आदमी चाहता है कि उनको डायरेक्ट जो टैक्स बेनिफिट है उसको बढ़ाया जाए, उसको 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाए। 3 लाख तो नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले कुछ सालों से 2.5 लाख पर ही जो है वो इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाती है, क्योंकि उससे भी एक आम आदमी को डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है वो राहत मिलती है। लेकिन क्या किसानों के लिए सरकार कुछ नया करने जा रही है या किसान सम्मान निधि जो है उसके अमाउंट को बढ़ाने वाली है, जो साल के अंदर किसानों को 6,000 रुपए मिलता है, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नई चीजें जो हैं वो सरकार की तरफ से लाई जाएंगी जिससे रोजगार बढ़े और महंगाई दर को कैसे काबू करा जाए? ये सारी चीजें आज बजट में देखने को क्या मिलेंगी, ये सबके सवाल है। लेकिन देखना यह है कि निर्मला सीतारमण क्या देश के सामने लेकर आती है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम के अंदर आम आदमी बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है इस सरकार से कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से महंगाई दर बढ़ी है, खाने पीने के सामानों में जो प्राइस है वो बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर आम आदमी चाहता है कि उनको फौरी तौर पर जो है ये राहत मिले। लेकिन क्या राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार सरकार की भरपूर कोशिश होगी कि आम आदमी को जो है वो राहत मिल जाए, चाहे वो इनकम टैक्स में रिबेट के तौर पर हो या सोशल वेलफेयर स्कीम, जो गरीब कल्याण योजनाएं सरकार अलग अलग चलाती हैं उसके माध्यम से आम आदमी को बेनिफिट्स मिले। तो एक ये जरूर है कि सरकार कोशिश में है कि जो अर्थव्यवस्था है वो रफ्तार पकड़ ले, उसमें ऐसा बूस्टर डोज लग जाए कि रफ्तार जो है वो दुगनी हो जाए और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो विकास के कार्य तेज हों, जिससे रोजगार भी बढ़े और महंगाई दर पे काबू भी पाया जा सके। अंजना, जल्दी से टाइमलाइन बता दीजिए हिमांशु, कब कब कितने बजे होगा? देखिए लगभग 9 बजे के करीब जो है निर्मला सीतारमण यहां से वित्त मंत्रालय के लिए जाएंगी। वहां लगभग आधा घंटा जो है वो अपने दोनों एमओएस के साथ और वित्त सचिव के साथ मिलकर और अन्य अधिकारियों के साथ जो है बजट पर डिस्कशन करेंगी और 9:30 के करीब वो वहां से जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और वहां चाय पिएंगी और साथ में जो है बजट को मंजूरी लेंगी और वहां से सीधा पार्लियामेंट जाएंगी और लगभग 10:30 बजे के करीब जो है वो कैबिनेट की मीटिंग में बजट को अप्रूवल होगा और 11 बजे जो है निर्मला सीतारमण लोकसभा के अंदर बजट पेश करेंगी। तो एक तरीके की टाइमलाइन पूरी तय होती है, हर साल यही टाइमलाइन रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लगभग 9 बजे के करीब जो है निर्मला सीतारमण अपने घर से यहां से निकलेंगी। माना जा रहा है कि 8:55 पर वो अपने घर से निकलकर 9 बजे जो है सीधा वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी और 9:30 बजे वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और लगभग 10:10 पर जो है निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंचेंगी और वहां पर अपने कैबिनेट कुलीग्स के साथ कैबिनेट मीटिंग के अंदर बजट को डिस्कशन करने के बाद कैबिनेट को की मोहर लगेगी। जब उसके बाद जो है वो लोकसभा के अंदर बजट प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बहुत से बदलाव किए हैं उन्होंने जो है बही खाता को बदल दिया था, सूटकेस बदल के उन्होंने लाल रंग का एक कपड़ा जो है उसमें बजट को लेके गई थी जो उनकी मां ने तैयार किया था। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो उन्होंने टैबलेट के अंदर जो है वो बजट पढ़ा था और वो टैबलेट जो है मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट था। तो एक तरीके से निर्मला सीतारमण ने बहुत से बदलाव किए हैं और आपने भी बताया, हम सब जानते हैं कि निर्मला सीतारमण के नाम पर सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड भी है। तो वो आज क्या वो रिकॉर्ड कम होगा और लोगों को राहत ज्यादा मिलेगी, ये देखने वाला सवाल जरूर है। अंजना,
बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। वित्त मंत्री के घर के बाहर से, निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी निर्मला सीतारमण ने बनाए हैं, लेकिन इस बार बहुत कुछ नया करना पड़ेगा ताकि बेहतरी हो बजट के जरिए, अर्थव्यवस्था के में भी जान आए, दूसरी तरफ आम आदमी को राहत मिले, जिसने लंबे वक्त तक महामारी को झेला है। कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस दौरान बजट को लेकर, अपने घर के बजट को लेकर बिगड़ता हुआ देखा है, बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। इन सब पर हम चर्चा करते रहेंगे लगातार। कई सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको पूरा पता भी चल गया कि वो 9 बजे के आसपास निकलेंगी। पहले वो वित्त मंत्रालय जाएंगे अपने एमओएस के साथ, उस पर चर्चा, उसके बाद से फिर राष्ट्रपति भवन, फिर कैबिनेट जिसमें अप्रूवल होगा, फिर 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा आम आदमी की क्या चुनौतियां हैं, क्या आम आदमी के लिए इस बजट में बूस्टर होगा। देखिए इस रिपोर्ट। बजट पेश करने आ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सबसे पहले आम आदमी की 2 परेशानी सुननी होगी। हमारे भी सैलरी पे फर्क पड़ा क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, तो हमारी भी तनख्वाह कम हुई। लेकिन बच्चों का एजुकेशन फीस हम उतनी देते रहे। छोटी छोटी बीमारियों में भी टेंशन लेके हम हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, हम मेडिसिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक गरीब आदमी अपने आप को घर पे अपना खुद का देखरेख कर सके। अर्थव्यवस्था में तो हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने आज की डेट में अदर देन इनकम टैक्स एवरीवेयर दे आर, मतलब वी आर बीइंग टैक्स्ड। इनकम टैक्स तो एक टैक्स है डायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत देते हैं, हर चीज में जीएसटी है। सो एज ए कंज्यूमर वी वांट दैट कि हमें कुछ ना कुछ टैक्स से राहत मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हो चुके हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। सो वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, जिससे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करके इन्फ्लेशन कम करनी चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले दिल्ली की शीला बहल की बात, ऐसी आम जनता की परेशानी है सैलरी घटना लेकिन खर्च में कटौती न आना। उस पर कोरोना के संकट काल में मेडिकल खर्च जरूर और बढ़ जाना। क्या ये बात सच है? पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस के आइस 360 सर्वे 2021 के मुताबिक जहां सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय में पिछले 5 वर्ष के दौरान 53% की गिरावट आई, वहीं लोअर मिडिल क्लास लोगों की घरेलू आय में भी 32% की कमी देखी गई, जबकि मिडिल क्लास के लोगों की इनकम 8% घट गई। अब आय तो घट गई लेकिन टैक्स तो कहीं से कोई घटा नहीं। इसीलिए जेपी सिंह जैसे करोड़ों आम लोगों की चिंता ये है कि टैक्स ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, महंगाई ज्यादा है। यही कारण है कि देश के राष्ट्रपति तक टैक्स कटने से हाथ में आने वाली बची खुची आय का जिक्र करते हुए कह चुके हैं। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? बाजार में तब चिंता की बात यह भी, कोरोना काल में गांव से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी बढ़ी। क्यों? क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं तो बाजार कहां से जाएं? बाजार में सामान कम खरीदा गया तो धंधा घटने से रोजगार घट गया। अब रास्ता क्या है? लोगों की जेब में पैसा आना, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग घूमने के लिए जाएंगे, लोग पिक्चर देखने जाएंगे, लोग शॉपिंग करने जाएंगे। अब एक व्यक्ति शॉपिंग करने जाता है, एक महिला शॉपिंग करने जाती है तो उससे 50 लोगों को रोजगार मिलता है। अब एक ड्रेस आप नहीं लेती हैं तो उससे जो है ड्रेस का सप्लायर, ड्रेस का टेलर, ड्रेस का फिटर, ड्रेस को कई तरह की चीजें सप्लाई करने वाले बहुत लोगों को जो है रोजगार मिलता है। एक नई कार खरीदी जाती है तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। कोई लैंप देता है, उसके कोई टायर सप्लाई करता है, कोई हॉर्न सप्लाई करता है, कोई इंश्योरेंस करता है उसकी, कोई इसको फाइनेंस करता है। तो इसके लिए लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए। यानी टैक्स में राहत मिले और महंगाई से मुक्ति मिले तो जनता के हाथ में पैसा बचेगा। आम आदमी के पास पैसा होगा, बाजार में अपनी इच्छा और जरूरत मुताबिक खर्च कर पाएगा। खर्च करेगा तो बाजार में और डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो रोजगार के नए अवसर होंगे, बेरोजगारी घटेगी, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी।
सारे मर्ज की एक दवा है, सरकार टैक्स घटाए, इनकम टैक्स में छूट दे, जीएसटी काउंसिल से बात करके कई दरों में राहत दिलाए। दिल्ली से तेजश्री पुरुंदरे और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।